हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 25 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, टुडे इज 26th ऑफ जनवरी एंड आवर रिपब्लिक डे। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। एंड आपको ही पता है कि जो 26 जनवरी का दिन है, और आप 26 जनवरी 1930 की अगर हम बात करें तो इसी दिन जो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं एंड रावी नदी के किनारे लाहौर में उन्होंने झंडा फहराया था। एंड जो पूर्ण स्वराज की डिमांड है उसको रीइटरेट करते हुए आज़ादी की लड़ाई हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ी है। एंड अल्टीमेटली वी गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947। एंड उसके बाद आपको ही पता है, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी कैबिनेट मिशन के माध्यम से। 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें संविधान बनाने की बात रखी गई थी। और उसके बाद संविधान सभा बनती है, उसमें सदस्य चुने जाते हैं, हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। एंड उसके बाद डाइवर्स विचारधारा वाले जो लोग हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एंड अल्टीमेटली आज आपके सामने एक महान संविधान के रूप में हमें प्राप्त है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करो, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करो, वो सब के सब निहित है। तो सबसे पहले मैं आज प्रियम्बल एक बार पढ़ना चाहूँगा एंड आप भी इसे दोहरा सकते हो। और प्रियम्बल अगर बात करें तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रियम्बल कहीं ना कहीं हमारे जुबान में होने चाहिए। तो आप देख सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। और आपको पता होना चाहिए कि जो 42nd अमेंडमेंट हमारे संविधान में की गई थी, इसके तहत 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से वो कीवर्ड हैं आप हमें बता सकते हो? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द टर्म इंटीग्रिटी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, एज पर द प्रियम्बल, दिस 26th day of November 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बात को ग्रैस्प कर सकते हो। प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन आई हैं, इस बार भी प्रियम्बल के टॉपिक पर क्वेश्चन आई हैं। तो ओरिजिनल प्रियम्बल में आपका सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात कही गई थी। 42nd अमेंडमेंट करने के बाद इसमें 3 कीवर्ड्स का एडिशन हुआ था। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड एंड लेट्स नाउ मूव टू आवर आर्टिकल। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे 2022। सो आज भी फ्रेंड्स 6 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज अर्थ इज विटनेसिंग इट्स 6th मास एक्सटिंक्शन, ह्यूमंस टू बी ब्लेम्ड। ये स्टडी आई है। आपको ही पता है कि हमारा जो अर्थ है, अगर हम थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जाएं, यानी कि अर्थ की हिस्ट्री को खंगालने का प्रयास करें, तो बहुत सारे स्पीसीज पहले मौजूद थे जो अब नहीं है। और अर्थ का इतिहास हमेशा से एक कॉम्प्लेक्स रहा है। और एक बात मानी जाती है कि इतने लंबे सफर में जो हमारा अर्थ है वो बार बार रीस्ट्रक्चर हुआ है। क्यों? बिकॉज ज्योग्राफिकल फेनोमेना बार बार अकर होते रहे हैं हमारे अर्थ में, चाहे वो आप वोल्केनिक इरप्शन कहो, मेट्रोइटिक अटैक कहो, है ना। इन सब के कारण हमारी जो अर्थ की ज्योग्राफी है वो शेप हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दीज फेनोमेना जो हमारा अर्थ है वो 5 मास एक्सटिंक्शन झेल चुका है। एंड ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन है,
जिसका ब्लेम ह्यूमंस पर जा रहा है, इसके बारे में आर्टिकल आपका आया है। और ये जो 5 के 5 मास एक्सटिंक्शन हुए थे वो नेचुरल कॉज के बेसिस पे हुए थे, वी विल डिस्कस दैट। एंड 6th मास एक्सटिंक्शन जिसको एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज वर्ड एंथ्रो मीन्स व्हाट, ह्यूमंस, है ना, ड्यू टू ह्यूमंस दिस एक्सटिंक्शन इज गोइंग टू हैपन, दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट ओनली दैट, प्रीलिम्स में भी एंथ्रोपोसीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं एंड मेंस में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है ये। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेना से आप लिंक कर सकते हो। तो रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि ये जो हमारी अर्थ है 6th मास एक्सटिंक्शन से गुजर रही है। जब हम बात करते हैं मास एक्सटिंक्शन की तो एक प्रकार से इवेंट मानो जो यूजुअली डिफाइन की जाती है कि अगर अर्थ से लगभग 75% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज विद इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम लॉस्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उसे हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम में आप देख सकते हो लेस देन 2.8 मिलियन ईयर्स। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो जियोलॉजिकल टाइम की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टाइम मिलियंस में चलता है। ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में तो शॉर्ट मतलब 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में बिकॉज अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री 4.2 बिलियन ईयर्स की है, तो दैट्स वाई ये आपका शॉर्ट टाइम माना जाता है। एंड ये आप देख सकते हो ये जो मास एक्सटिंक्शन है जो पहले 5 हो चुके हैं, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पर्मियन, ट्रायसिक, केटी, तो इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मास एक्सटिंक्शन अभी तक हो चुके हैं, लेकिन 5 के 5 नेचुरल फेनोमेना के कारण हुए हैं। लेकिन ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन होने वाली है ये इंटायरली ह्यूमंस के कारण होंगे, इसलिए इसको एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। एंड अब बात करते हैं, स्टडी तो बता रही है कि हाँ चलो 6th मास एक्सटिंक्शन होने वाले, लेकिन एविडेंस क्या है 6th मास एक्सटिंक्शन का, तो आप देख लो। पहला एविडेंस बताई जा रही है मोर देन 400 वर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं, खत्म हो गए हैं इस दुनिया से इन द लास्ट 100 ईयर्स। सबसे बड़ा एविडेंस है ना, इतने कम समय में आपके 400 वर्टिब्रेट स्पीसीज खत्म हो चुके हैं। जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट स्पीसीज की तो इसके लिए भी मैंने आपको एक डायग्राम दिया है, तो देख सकते हो वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है इनसाइड देयर बॉडी, तो ह्यूमंस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट, फिश, डॉग्स, ये सब आपके एग्जांपल है वर्टिब्रेट के। जिराफ को भी ले सकते हो, ठीक है। और इन वर्टिब्रेट में जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं जनरली, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हुई होगी। और दूसरा एविडेंस आप देख सकते हो 29,400 स्पीसीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं बिकॉज इन सब की जो संख्या है अब 1000 से कम बची है। तो एक तो ऑलरेडी 400 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड अभी 29,400 स्पीसीज आने वाले कुछ समय में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर प्रेजेंट निगेटिव कंडीशन चलती रहे तो। तीसरा एविडेंस आप देख सकते हो मोर देन 30% ऑफ एनिमल्स विथ ए बैकबोन, फिश, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब डिक्लाइन कर रहे हैं एरिया के टर्म्स में भी और पॉपुलेशन के टर्म्स में भी। यानी कि पॉपुलेशन के टर्म्स में भी डिक्लाइन हो रहा है, साथ ही साथ इनकी जो हैबिटेट एरिया है वो भी डिक्लाइन हो रही है, श्रिंक होती जा रही है। कैसे? एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होना, अर्बनाइजेशन होना, डेवलपमेंट होना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होना, तो इन सब के कारण क्या हो रहा है, इनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो पूरा जंगल होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ फॉरेस्ट क्लियरेंस होते चली गई, आप समझ सकते हो उसके कारण कितने सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए होंगे, माइग्रेट कर गए होंगे, फ्रेगमेंटेड हो गए होंगे। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि हाँ जो 6th मास एक्सटिंक्शन होने वाली है उसमें ह्यूमंस का एक बड़ा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहेगा। और अगर हम बात करें मास एक्सटिंक्शन के कॉजेज की इन जनरल, तो एक तो
नेचुरल कॉजेज ही हैं, दूसरा हमने बताया आपको ह्यूमन कॉजेज। अब नेचुरल कॉजेज में एक तो क्लाइमेट चेंज में जो बदलाव है वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट से आपका स्पीसीज का इन्वायरमेंट डिसाइड होता है ना। जो स्पीसीज वार्म इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज के कारण वो कोल्ड इन्वायरमेंट हो जाए तो फिर वहाँ से स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हो प्रेजेंट स्टेटस क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम ए रियलिटी, और इसके कारण बहुत सारे स्पीसीज अपने आप को सरवाइव करने से मुश्किल में आ रहे हैं। तो इसके कारण भी मास एक्सटिंक्शन हो सकता है, जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेज या फिर सी लेवल का राइज होना, फॉल होना बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग एंड डिप्लीशन ऑफ ओशियनिक ऑक्सीजन। ओशियनिक ऑक्सीजन अगर डिप्लीट होगा तो वहाँ पर जो रह रहे हैं स्पीसीज है वो सब भी प्रभावित हो जाएंगे। दूसरा है आपका जियोलॉजिक कैटास्ट्रॉफी। जियोलॉजिक कैटास्ट्रॉफी की बात करें तो जैसे वोल्केनिक ऑरप्शन जो इतिहास में भी हुई हैं, एस्ट्रॉयड हिटिंग द अर्थ, जैसे आपने डायनासोर के एक्सटिंक्शन की बात की कि एक बड़ा एस्ट्रॉयड अटैक किया अर्थ को और अल्टीमेटली जो सारे के सारे डायनासोर है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सके। इन्वेसिव स्पीसीज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वेसिव स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो नेटिव तो नहीं होते हैं, लेकिन नेटिव के हैबिटेट में आकर उस नेटिव स्पीसीज को भगा देते हैं या फिर वहाँ ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे इन्वेसिव स्पीसीज का भी नाम आपने सुना होगा, है ना, प्रोपस, जोलीफ्लोरा, ऐसे कुछ करके एक स्पीसीज है, और भी बहुत सारे है ना। नेक्स्ट इज योर ओवर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का ओवर कंजम्पशन होना। अब रिसोर्सेस का ओवर कंजम्पशन मतलब क्या है कि जितना अर्थ रीजनरेट कर रही है उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा कि वो रिसोर्स खत्म ही हो जाएंगी, और रिसोर्स ही नहीं तो फिर पॉपुलेशन सरवाइव कैसे करेगी, एक ये भी बात हो जाती है। नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर। जहाँ देखो एग्रीकल्चरल फील्ड एक्सपेंड हो रहे हैं एंड इसके कारण जो विल्ड स्पीसीज हैं, विल्ड स्पीसीज नहीं विल्ड स्पेसिस, वो डिमिनिश हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हैबिटेट श्रिंकेज कहते हैं इसको, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं इसको, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो स्पीसीज हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर होते जा रहे हैं। दैट्स वाई कभी कभी आप एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट देखते हो, है ना। तो पहला आर्टिकल, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, ऑर्डोविशियन जो सबसे पहले हुआ है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम नियर टाइम स्केल की तरफ आ रहे हैं। जैसे ऑर्डोविशियन सबसे पहले, उसके बाद आपका डेवोनियन, उसके बाद पर्मियन, उसके बाद ट्राइसी, उसके बाद केटी। और आप देख सकते हो पर्मियन, ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए, पर्मियन में सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ स्पीसीज हुई है 95%, ठीक है। और सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन ऑर्डोविशियन हुआ है, ठीक है। तो ये बातें प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। गवर्नमेंट सेट्स नॉर्म्स फॉर गन्स टू काउंटर ड्रोन्स। अब आपको पता है कल ही हम लोगों ने ड्रोन्स के आर्टिकल डिस्कस किए थे, है ना। ड्रोन्स के उपयोग के बारे में जाना था कि कैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, सर्वेलेंस में यूज किए जा सकते हैं, एज वेल एज मेडिसिन डिलीवरी में यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस या नॉर्म्स सेट किए हैं वो इसीलिए सेट किए हैं कि लेट से कि कोई हमारा दुश्मन देश और अल्टीमेटली वो ड्रोन के माध्यम से कोई हमला करना चाहता है ना, हमले करने के फिराक में है, तो जो हमारा गन है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होंगी उनको कहीं ना कहीं एक्ट करना पड़ेगा सो दैट इन ड्रोन्स को काउंटर किया जा सके। तो उसी के लिए गाइडलाइंस रिलीज की गई है। तो देख सकते हो द गाइडलाइंस आर फॉर एंटी ड्रोन गन्स, जिसको डिप्लॉय किए जाने वाले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, सो दैट जो रॉग ड्रोन्स है, रॉग ड्रोन्स यानी कि संदिग्ध ड्रोन जो बॉर्डर एरियाज में जनरली दिखते हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसको ध्वस्त किया जा सके, उसको डिसमेंटल किया जा सके। बेसिकली ये कंटेक्स्ट है। और सिलेबस की बात करें तो ये जो आपका सिलेबस है वो इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा। तो आप देख सकते हो, इससे भी लिंक कर सकते हो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, या फिर इससे भी लिंक कर सकते हो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हो। तो क्या मेजर गाइडलाइंस है, तो आप देख सकते हो जो एंटी ड्रोन गन्स होंगी, यानी कि वो गन जो ड्रोन को निशाना या टारगेट करेंगी,
तो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं या फिर ग्रुप ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन अगर वो नैनो यूएवी है यानी कि नैनो ड्रोन है तो 1000 मीटर की दूरी से उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एंड अगर वो लार्ज यूएवी है, लार्ज ड्रोन है, तो एटलीस्ट 2500 मीटर की दूरी से उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी जो होंगी गन में, उसमें ये क्षमता कम से कम होनी चाहिए कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है जैसे कॉप्टर्स या फिर यूएवी, जिसको हमने ड्रोन भी कहा है, रेडियो कंट्रोल यूएवी इन डिफरेंट कैटेगरीज, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। या फिर जो भी जीपीएस उसमें ऑपरेट कर रहे हैं या फिर स्टैंडर्ड रिमोट कंट्रोल फ्रीक्वेंसी जिसके माध्यम से वो ऑपरेट हो रहा है यूएवी, उन सबों को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ऐसी तकनीक गन में होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कि भारत में क्या स्टेटस है, तो आप देख सकते हो अक्टूबर 2019 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस इशू किया था, सो दैट अगर कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस आती हैं फ्रॉम द रोग ड्रोन्स, उसको डील किया जा सके टू की इंस्टॉलेशंस लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड मिलिट्री बेसिस। तो यहाँ पर भी तो ड्रोन के कारण चैलेंजेस आ सकती हैं, मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसीलिए इन सब चैलेंजेस को डील किया जा सके और इसके लिए आपका नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस रिलीज की गई थी। तो एक तो ये आपका गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है। दूसरा आप देख सकते हो डीआरडीओ ने डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी ड्रोन्स के लिए डेवलप की है। डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हुआ कि ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करो, संदिग्ध ड्रोन को, एंड उसको डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी कि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और ड्रोन की बात करें तो मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम होते हैं और ये ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर रिमोटली, यानी कि कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है और उसे वो ऑपरेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं रिमोट ऑपरेशन, ठीक है, विदाउट पायलट ऑन बोर्ड। तो ये आपका ड्रोन है। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि ड्रोन का उपयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। पॉजिटिव पर्पसेस जैसे मैंने आपको बताया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सर्वे या फिर सर्विलेंस या फिर आपका डिलीवरी ऑफ द मेडिसिन, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए यूज हो सकता है। लेकिन निगेटिव भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे स्मगलिंग के लिए यूज हो सकता है, रिकन्सनेंस या फिर कोई टैग करवाना हो या फिर क्राउडेड एरियाज को टारगेट करना हो या फिर एयरक्राफ्ट को टारगेट करना हो या फिर एक्सप्लोसिव ड्रॉप करने की बात हो बाय द टेररिस्ट, जिसके कारण सिक्योरिटी कंसर्न्स निकल कर आते हैं। तो इसीलिए ड्रोन का रेगुलेशन के लिए स्काई पोर्टल भी आपने देखा भी होगा, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हो एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे वर्क करती है। तो एक तो डिटेक्ट और ट्रैकिंग, तो जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू डिटेक्ट और ट्रैक द ड्रोन्स। रेडियो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रडार के माध्यम से, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मेथड्स, इन सब के माध्यम से डिटेक्ट किए जाएंगे, है ना। सबसे पहली बात तो डिटेक्शन है, डिटेक्ट हो गई तभी तो अदर एक्शन लिए जा सकेंगे। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ड्रोन की फंक्शनैलिटीज को ही ध्वस्त कर दो, या तो सॉफ्ट किल के माध्यम से या फिर हार्ड किल के माध्यम से। हार्ड किल का तो मतलब ये कि ड्रोन का ही खेल खत्म कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो कंप्लीटली यूजिंग गन, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। लेकिन सॉफ्ट किल की बात करें तो उसके फंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देने विदाउट यूजिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, जैसे हैकिंग करके ड्रोन को कंट्रोल में ले लेना, जैमर्स, स्पूफर्स, इन सब के माध्यम से। ये हो गया आपका सॉफ्ट किल। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इस स्कीम के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। जब हम बात करते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम, तो इसमें क्या होता है, दो चीज का इंटीग्रेशन है सिंपल। ये अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहे तो फिजिकल सिस्टम मतलब आप समझते हो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कोई व्हीकल हो गई, है ना, कोई डिवाइसेस ही ले लो। अब उसको जब हम साइबर या फिर डिजिटल एलिमेंट से जोड़ देते हैं तो वो बन गया आपका साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। और साइबर फिजिकल सिस्टम के माध्यम से कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं,
है ना। डाटा कलेक्शन किया जा सकता है, प्रोसेसिंग की जा सकती है, कंप्यूटिंग की जा सकती है, अलॉन्ग विथ व्हाट, डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है साइबर फिजिकल सिस्टम का, ठीक है। इट कंबाइंस डिजिटल और साइबर एलिमेंट्स विद द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड हैविंग डाटा विथ कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ये हमने डिस्कस किया। एंड इस मिशन की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात, वी मूव टू द सिलेबस बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत आपका ये आएगा। एंड आप देख सकते हो ये जो मिशन लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इस मिशन के माध्यम से न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है एट 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। ये बेसिकली लेबोरेटरी है बेसिकली, एंड इसकी मदद से सॉल्यूशन निकाले जाएंगे टू द पीपल सेंट्रिक प्रॉब्लम्स। एंड पीपल सेंट्रिक प्रॉब्लम क्या, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब आपका पीपल सेंट्रिक प्रॉब्लम है ना। तो जो प्रॉब्लम है इनका समाधान CPS से निकाला जा सकता है। और अगर हम बात करें इस स्कीम की, यानी कि इस मिशन की, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड सीमलेस इकोसिस्टम तैयार करना है फॉर द साइबर फिजिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी। कैसे, वाया कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेटिंग द नेशन वाइड एफर्ट। एंड इससे पहले आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली वैसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, इनका सिग्निफिकेंस आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। मशीन लर्निंग की बात कर लो, तो ये सब आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस मिशन के अदर डिटेल्स की, तो इसको 2018 में अप्रूव किया गया था। और याद रखना है, फॉर द प्रीलिम्स इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिशन का क्या गोल है, इंडिया को लीडिंग प्लेयर बनाना है CPS टेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ टू अचीव ट्रांसलेशन ऑफ CPS टेक्नोलॉजी for societal and commercial use, along with nurture the startups, along with increase the job market। अब CPS टेक्नोलॉजी जो लाए जाएंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाएगा कौन, कंपनी बनाएगी। कंपनी बनाएंगी तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट होगा, स्टार्टअप क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएट होगा। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और इतना ही नहीं, ये जॉब क्रिएट होंगे, स्टार्टअप आएगा, वो तो ठीक बात है, लेकिन इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पीपल के जो प्रॉब्लम्स है डिफरेंट सेक्टर में, वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाना। एंड नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोक्रेट्स इन CPS टेक्नोलॉजी, है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोक्रेट्स को प्रोड्यूस किए जाएंगे इन द CPS टेक्नोलॉजी। एंड देख सकते हो 4 मेजर एक्टिविटीज ऑफ NMICPS। तो 4 मेजर एक्टिविटीज किन किन क्षेत्र पर फोकस करता है। एक तो टेक्नोलॉजी डेवलप करो, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड जो चौथा है आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ये 4 मेजर एक्टिविटी जो NMICPS फोकस करता है। एंड ये जो मिशन है बेसिकली इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह भी एक्ट करेगा। कैसे इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज ये वेरियस नेशनल इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, स्ट्रेटेजिक कम सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन सब में कहीं ना कहीं मदद करेगा, ठीक है, as well as sustainable development goal. That's why it will act as a growth engine. So friends, इसके बारे में हमने बात किया। ये आप देख सकते हो NMICPS के क्या क्या कंपोनेंट है, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसलेशन, कमर्शलाइजेशन, डेवलपमेंट। तो ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रिलीजेज सेकेंड वॉल्यूम ऑफ विजन डॉक्यूमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको भी पता है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, तो उतनी खास बेस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना, वियतनाम, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप, अदर प्रोडक्ट्स लाइक साउंड डिवाइसेस। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया में हालांकि मार्केट है, इतने बड़ी पॉपुलेशन है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल भी है, लेकिन चैलेंजेज यही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में नहीं होती है। आप
देख सकते हो पहले 2-3 कंपनी जो इंडियन कंपनी थी उनके नाम आते थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन आजकल वो नाम भी नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज एंड अदर देश के प्रोडक्ट्स के नाम ही दिखते हैं। तो ये साफ साफ एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज है कहीं ना कहीं compete नहीं कर सके विद द डिफरेंट नेशन लाइक चाइना। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं बूस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट रिलीज की गई है। इसमें क्या बातें कही गई है उसको देखते हैं, लेकिन सिलेबस की तरफ नजर। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ इन डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत आपका आएगा। तो जो डॉक्यूमेंट है जिसका टाइटल है $300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बाय 2026, उसको रिलीज किया गया है इन एसोसिएशन विद ICEA विच स्टैंड्स फॉर इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। और ये जो इससे पहले फर्स्ट वैल्यू रिलीज किया गया था उसका टाइटल आप देख सकते हो, इंक्रीजिंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एंड शेयर इन ग्लोबल वैल्यू चेन, नवंबर 2021 में रिलीज किया गया था। और अपॉर्चुनिटीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में देखने को मिल रही है वो ड्राइवन बाय ग्रोथ ऑफ डिजिटल कंजम्पशन। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज भारत में बन रही है, तो एक तो ये कि डिजिटल कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हो ये जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, डिजिटल पेनिट्रेशन है, वो सब बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स है उसमें डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ आ रही है ना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या कि डिफरेंट नेशंस डिमांड कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की, दैट्स वाई। एंड ये 5 पार्ट स्ट्रेटजी जो आधारित है ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर, ये फोकस करता है टू ब्रोडेन एंड डीपेन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब देख सकते हो यहाँ पर 2 कीवर्ड आए, ब्रोडेन एंड डीपेन। जब हम बात करते हैं डीपनिंग की तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल काफी हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ब्रोडेन का मतलब है डाइवर्सिफाई। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो सिर्फ मोबाइल फोन्स का नहीं, अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग का बेस बढ़ाया जाए, चाहे वो आपका चिपसेट हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, तो इसको मतलब होता है ब्रोडनिंग। ठीक है, तो दोनों पर फोकस कर देगा, ब्रोडनिंग प्लस डीपनिंग। तो ये 5 पार्ट स्ट्रेटजी में क्या है, बिल्ड कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्केल। कॉम्पिटिटिवनेस की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाते, इसीलिए कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट में पीछे रह जाते, हमारी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दूसरे देशों में नहीं बिक पाती। तो एक कॉम्पिटिटिवनेस को भी बिल्ड करना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड ओवर में compete कर सके दूसरे देश के प्रोडक्ट से। दूसरा है आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्जर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट कम पड़ेगा। जैसे चाइना इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर प्रोडक्शन करता है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कि वो एक्सपोर्ट करता है और सारे एक्सपोर्ट के माध्यम से अपना जो प्रॉफिट है उसको अर्न कर लेता है। दूसरा आप देख सकते हो शिफ्ट एंड डेवलप सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स इकोसिस्टम। तीसरा है आपका बिल्ड डिजाइन इकोसिस्टम। तो डिजाइन इकोसिस्टम को तैयार करना है भारत में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से एसोसिएटेड है। नर्चर इंडियन चैंपियंस, इंडियन चैंपियंस यानी कि इंडिजीनियस कंपनी, इंडियन कंपनी को नर्चर करने की जरूरत है ना। नेक्स्ट इज योर स्टीडली रिमूव डिसेबिलिटीज इन इंडिया। तो ये आपका ABCDE अप्रोच है। चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के द्वारा, तो देख सकते हो एक तो कॉस्ट डिसेबिलिटीज है ना, अगर हम चाइना एंड वियतनाम के प्रोडक्ट्स के प्राइस के कंपैरिजन की बात करें। साथ ही साथ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकोसिस्टम, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की दरकार हमें होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं मिल पाते इंडिया में। नेक्स्ट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं है विद द डेवलप कंट्री, और चाइना की बात करें तो उसका बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बट इंडिया डोंट हैव मच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके कारण एक्सपोर्ट में दिक्कतें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज योर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड स्क्रूटनी, और ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड स्क्रूटनी डिफरेंट नेशंस करती हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, साथ ही साथ एक प्रकार से ऑब्स्टेकल के रूप में एक्ट करता है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज योर हाई इम्पोर्ट टैरिफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कि भाई साहब अगर हम प्रोडक्ट
इंपोर्ट करते भी हैं तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और टैक्स देने के कारण प्रोडक्ट्स के इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक बात है। अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, तो पहली बात तो ये कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन पर फोकस करने की ज़रूरत है इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। साथ ही साथ डोमेस्टिक चैंपियन जो बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज, उनको नर्चर और प्रमोट करने की ज़रूरत है सो दैट ये compete कर सके एट द ग्लोबल लेवल। नेक्स्ट इज एड्रेस द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, जिसके कारण कम्प्लेक्सिटीज आती है और कम्प्लेक्सिटीज के कारण जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो नहीं बन पाता। अलॉन्ग विथ एड्रेस द कोस्ट डिसेबिलिटीज एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री। कोस्ट डिसेबिलिटी यानी हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, है ना, जिस कारण इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो बायर हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो वी शुड एड्रेस द कोस्ट डिसेबिलिटी एंड इनकरेज डिजाइन इकोसिस्टम इन इंडिया, ये बात भी है। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। मार्शल रेप कैन नॉट बी लुक्ड एट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एंगल, सेंटर सीक्स टाइम इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो मार्शल रेप काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है और ये मेंस के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके रखनी है। सर्टेन डाटाज आपको पता होने चाहिए एंड इनके जो क्रिटिसिज्म है आपको पता होने चाहिए और कैसे ये वुमेन को इम्पैक्ट करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसे डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो सिलेबस आप देख सकते हो, कहाँ गया mechanism, laws, institution and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable section। तो अगर हम बात करें मार्शल रेप इन इंडिया के सर्टेन डाटाज एंड स्टेटस की, तो पहली बात तो ये कि जो क्रिटिसिज्म भी है, मार्शल रेप इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टेट्यूट और लॉ, डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा ये कि जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, जो रेप को डिफाइन करता है, स्टेट्स दैट फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विथ हिज वाइफ इज नॉट रेप। इस स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ो। स्टेट्स दैट फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विथ हिज वाइफ इज नॉट रेप अनलेस द वाइफ इज बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में 18 ईयर्स की गई थी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका सेक्शन 375 है आईपीसी का, ये इस अजम्पशन पर आधारित है कि एक बार वोमेन मैरी कर जाती है तो फिर वो कंसेंटेड ही मानी जाती है। कंसेंट इज प्रिज्यूम्ड, ठीक है, एंड कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज द मैरिज एग्जिस्ट। तो आप समझ सकते हो, है ना, यानी कि वोमेन का कोई एक प्रकार से सेइंग्स है वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती। अब कैसे ये इम्पैक्ट करता है वोमेन को, आप देख सकते हो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, इस डाटा के अनुसार 5.4% ऑफ वोमेन ऑल इंडिया रिपोर्टेड दैट दे हैड बीन फोर्स्ड इनटू सेक्स बाय देयर हस्बैंड विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट यानी कि बिना सहमति के, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि इसका एडवर्स एंड लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, एसोसिएटेड चाइल्ड हेल्थ की बात करें, ठीक है, जैसे इंजरीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, पुअर मेंटल हेल्थ, ये सब इश्यू निकल कर आते हैं। एंड 2013 में यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ने रिकमेंड भी किया कि इंडियन गवर्नमेंट को क्रिमिनलाइज करनी चाहिए मार्शल रेप को। एंड जीएस वर्मा कमिटी भी सेटअप की गई थी आफ्टर द निर्भया केस, और इन्होंने भी रिकमेंड किया था कि भाई साहब क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए मार्शल रेप का। एंड 2021 में अभी हाल फिलहाल में लैंडमार्क जजमेंट आ गया जिसमें केरला हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो मार्शल रेप है वो एक ग्राउंड हो सकता है फॉर द डाइवोर्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इससे हमने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसको विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में और डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कोल्ड वेव टू इंटेंसिफाई ओवर नॉर्थ इंडिया। तो कोल्ड वेव आने वाले समय में इंटेंसिफाई होने वाली है, आपको पता है, बिकॉज आईएमडी ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भाई साहब कुछ दिन तक
सेवर कोल्ड डेज रहने वाले हैं इन द सेवरल स्टेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज। एंड सिलेबस की बात करते हैं पहले। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना और इसी में कोल्ड वेव आ जाएंगे। तो IMD बेसिकली डिफाइन करता है कोल्ड वेव को जब टेम्परेचर में रैपिड फॉल देखने को मिलता है विद इन 24 आवर्स एंड एसोसिएटेड बाय व्हाट, कूलिंग ऑफ द एयर या फिर इन्वेजन ऑफ वेरी कोल्ड एयर, यानी कि बहुत ही ठंड हवा चलने लगे ओवर ए लार्ज एरिया। तो ये कोल्ड वेव के कंडीशंस होते हैं। एंड IMD के द्वारा जो क्राइटेरिया यूज की जाती है टू डिटरमाइन द कोल्ड वेव, तो आप देख सकते हो डिफरेंट है। हिल स्टेशंस के लिए डिफरेंट होंगी, प्लेन्स के लिए डिफरेंट होंगी, कोस्टल एरियाज के लिए डिफरेंट होंगी। तो हिल स्टेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो जब मिनिमम टेम्परेचर लेस देन या फिर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए एंड मिनिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री टू 6.4 डिग्री हो जाए बिलो द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर अगर उस मंथ की जो भी होती है उससे 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री कम हो जाए तो वो आपका कोल्ड वेव का कंडीशन होगा। या फिर मिनिमम टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। ठीक है। प्लेन एरियाज में क्या है, जब मिनिमम टेम्परेचर इक्वल टू और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये आपका प्लेन एरियाज में है, जैसे यूपी, बिहार, ये सब प्लेन एरियाज में आते हैं। और अगर यहाँ पर टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री हो जाए तो कोल्ड वेव की सिचुएशन आ जाती है। एंड इवन व्हाट, टेम्परेचर is 4.5 डिग्री टू 6.4 डिग्री बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर, तो भी आपका ये कोल्ड वेव के कंडीशंस बन जाते हैं। या फिर व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। कोस्टल एरियाज के लिए व्हेन मिनिमम टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 4.5 डिग्री बिलो नॉर्मल। कहने का मतलब लेट से कि कोस्टल एरिया में नॉर्मल टेम्परेचर लेट से 20 डिग्री होता है। ठीक है। अब कोल्ड वेव की क्या कंडीशन आएगी, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4.5 डिग्री बिलो नॉर्मल हो जाए, यानी कि 4 डिग्री घटा दो तो 16 डिग्री है ना, या फिर 15.5 डिग्री, तो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। एंड एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन 15 डिग्री। तो ये कोस्टल एरियाज के लिए। अब बात करते हैं फैक्टर्स जिसके कारण कोल्ड वेव होते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का नाम सुना होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हर एक ठंड में एक प्रकार से कोल्ड वेव लेकर आती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द नॉर्थ वेस्ट एशिया, और उसके कारण प्रेसिपिटेशन भी होता है। आप हाल फिलहाल में जो नॉर्थ इंडिया में प्रेसिपिटेशन देख रहे होंगे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना। तो इसके कारण जो टेम्परेचर है और ज़्यादा डिप हो जाती है। तो एक फैक्टर तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हमेशा याद रखनी है। दूसरा है लानीना के इवेंट्स जो है वो और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। लानीना के इवेंट आपको पता है, जब आपका मॉइस्चर है या मॉइस्चर कंटेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसमें इंक्रीज देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आपका एक्सेस स्नोफॉल या रेनफॉल हो जाती है, तो उसको लानीना इवेंट कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट है एल नीनो, है ना, जिस कारण आपका ड्राउट जैसा कंडीशन बनता है। लानीना क्या हुआ कि वेट या फिर हाई मॉइस्चर का कंडीशन बनता है। एंड नेक्स्ट इज योर स्नोफॉल एंड रेनफॉल जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में हो रहे हैं, जिसके कारण क्लाउड जो है मॉइस्ट ईस्टर्ली विंड्स के वो इन रीजन में देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। तो सबसे पहली बात तो वल्नरेबल पीपल को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, चाहे इन्फेंट हो, प्रेग्नेंट वोमेन हो, एल्डरली पीपल हैविंग द क्रोनिक डिजीजेज। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्रीकल्चर पर भी बड़ा नुकसान लेकर आता है, जैसे राबी क्रॉप जो ठंड में ग्रो की जाती हैं, एक्सेसिव ठंड के कारण कहीं ना कहीं अंडर ग्रोथ हो जाता है या फिर फसल उपज नहीं पाती। along with reducing the visibility in the foggy conditions, आपने भी सुना होगा, देखा भी है। NDMA स्ट्रेटजी क्या है फॉर कोल्ड वेव मैनेजमेंट, तो पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन करो, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो पर्टिकुलर लोकेशन का, along with क्वालिटेटिव अर्ली वार्निंग एंड फोरकास्टिंग इश्यू किए जाए, जो आप बार बार रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से जानते होगे, समझते होगे।
interagency coordination. Next is your public awareness and research development. Next is your impact assessment. So friends, we have discussed all the 6 articles today and hope you understood. And if you liked my analysis, please do subscribe my channel and ultimately subscribe the Telegram channel as well. The link has been given into the description box. Thank you friend, thank you very much for today's discussion. And once again, happy Republic Day 2022. See you soon.